बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बचा हुआ पोर्शन जो है वो करेंगे। हमने पहले शुरुआत के 3 वीडियो लेक्चर में ये देख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम एडिशन यानी जोड़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इधर थोड़ा सा इधर चला गया है पोर्शन, सॉरी फॉर दैट। जैसे हम इतना पोर्शन में हम कवर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन होता है, जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। सपोज हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। देन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू है A प्लस IB एंड Z2 हमारे पास है C प्लस ID। तो Z1 इंटू Z2 कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, इंटू Z2 डिफ़ाइन हो जाएगी A प्लस IB इंटू C प्लस ID, दिस इज इक्वल टू AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं हम, अब Z1 अपॉन Z2, जैसे फॉर एग्जांपल Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा A प्लस IB अपॉन C प्लस ID। तो अब ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो आप कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई नहीं दे रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई नहीं दे रही का मतलब क्या है, ये इस फॉर्मेशन की नहीं है E प्लस IF। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को E प्लस IF की फॉर्मेशन में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे Z2 बार से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर Z2 इक्वल टू है C प्लस ID, तो Z2 बार कैसे डिफ़ाइन होता है, C माइनस ID से डिफ़ाइन होता है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, C माइनस ID से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और C माइनस ID से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना बचेगा, AC प्लस BD प्लस I और आएगा माइनस AD प्लस BC अपॉन C स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। C प्लस ID इंटू C माइनस ID क्या हो जाएगा, C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर होगा, क्योंकि I स्क्वेयर क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अब नंबर बना है, अब C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर तो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। क्यों, C और D दोनों रियल नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और इसका मतलब ये पूरे नंबर क्या बन गई, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर प्लस I माइनस AD प्लस BC अपॉन C स्क्वेयर। मतलब ये किस फॉर्मेशन की हो गई, अब E प्लस IF फॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, सॉरी सब्ट्रैक्शन करो या माइनस भी करोगे, तब भी वो क्या आएंगी, यानी ये चारों ऑपरेशन लगाने के बाद 2 किसी भी नंबर के बीच में ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो भी एक हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक है, मैं ये भी बता चुका हूँ कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड यानी क्षेत्र की फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस पे। जैसे आपने फंक्शंस पढ़ी चुके हैं, यानी फलन पढ़ चुके हैं रियल नंबर सिस्टम में। फलन क्या होता है कि f कोई भी एक फंक्शन है x का, ठीक है, जो इस तरह से डिफाइन हो, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर से डिफाइन है। तो x यहाँ पर क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ये आप रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास हम कंडीशन क्या रख देते हैं कि जो रियल नंबर सिस्टम है उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से सिस्टम से रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है अब वो क्या हो जाएगा, FZ हो जाएगा, जिसे यहाँ पर y इक्वल टू FX लिखते थे हम अब तक, और हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे, W इक्वल टू FZ। यानी हमने क्या लिया है, जो f जो फंक्शन लिया है वो z का लिया है, और जहाँ z क्या है, x प्लस IY एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन हो गया fx प्लस IY।
अब यहाँ पर तो क्या होता है, डोमेन भी रियल नंबर होता है तो कोडोमेन भी रियल नंबर होता है, और ये लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कोडोमेन भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सी लिखा है, सी का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज आएगी यानी जो डब्लू होगा वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो डब्लू को क्या लिख सकते हैं हम, यू प्लस आई वी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो हमेशा किस फॉर्मेशन का होगा, यू प्लस आई वी, जिसे हमने कह दिया डब्लू है एक्चुअली में। तो यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन होगा उसकी दो तरीके की वैल्यू होगी, यू प्लस आई वी, जहाँ यू और वी दोनों क्या हैं, यू भी एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि जेड क्या था हमारा, एक्स प्लस आई वाई। इस हिसाब से क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो दो रियल वैल्यूड फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से का, u और v। तो यानी इसको लिख सकते हैं हम u प्लस आई वी। तो u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यानी अब हमारे अभी तक तो हम पढ़ते क्या आ रहे थे, अभी तक तो हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ते आ रहे थे। यानी फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल x का है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन होंगे u और v। तो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि आयोटा तो हमने अलग कर दिया, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तभी तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनी। इसका मतलब u प्लस आई वी है, u एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन। जैसे आपने रियल नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स जो भी हमारा फंक्शन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने, उसकी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है, और फंक्शन लिमिट के बाद हमने पढ़ा था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, और उसके बाद पढ़ा था फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, यानी फंक्शन कब डिफाइन होता है, यानी कब परिभाषित है, कब फलन संतत है और कब फलन अवकलनीय है। अब वही चीज़ यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में आएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में कॉन्टिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिबिलिटी हो चाहे उसकी लिमिट हो, कहाँ से डिफाइन हो जाएगी, रियल वैल्यूड से। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड वो है तो ये रियल फंक्शन u और v का कॉम्बिनेशन ही तो है। हम क्या करेंगे, u और v की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, अगर u और v दोनों कॉन्टिन्यूस है तो f भी कॉन्टिन्यूस होगा, बात है कि नहीं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, तो हमारे पास हम मेन चीज़ आएगी कि u और v डिफरेंशिएबल है कि नहीं। समझो ना बात को, इस तरीके से हमें चीज़ें हमें रिलेट करनी है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है वो रियल से काफ़ी रिलेट होती हैं, सारी चीज़ें नहीं हो पाती सेम की सेम नहीं रख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी होता है। यानी फंक्शन एफ जेड है वो यू और वी की काफ़ी प्रॉपर्टी पे हमें डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टी देखते हैं एफ जेड की, वो क्या करते हैं, यू और वी की हेल्प की सहायता से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है लिमिट की। सबसे पहले मैं बताता हूँ u और v है क्या, एक्चुअली मैं इनका बताता हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास एफ जेड एक फंक्शन दे दिया आपको e टू द पावर z, क्या दे दिया, e टू द पावर z, और z तो आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वी। हम देखते हैं कि u और v यहाँ पर क्या आएंगे, u और v यहाँ पर क्या आएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले z की जगह क्या रख देंगे, x प्लस आई रख देंगे। तो हमारा एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई, जो कितना होगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई, जो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई साइन वाई, जो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। टूट गया ना, ये हो गया u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और v भी क्या हो गया, ये v हो गया एक्स वाई का। तो u तो हो गया e टू द पावर एक्स कोस वाई, और v कितना हो गया e टू द पावर एक्स साइन वाई। तो यानी कोई भी फंक्शन था e टू द पावर जेड के रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें मिल गए। यानी फंक्शन एफ जेड क्या हो गया हमारा, इसका मतलब फंक्शन एफ जेड क्या हो गया हमारा, u प्लस आई वी फॉर्मेशन का हो गया, जहाँ ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई का फंक्शन। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एफ जेड इक्वल टू 1/z। तो कैसे लिख देंगे, जेड की जगह तो आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई,
तो इसको क्या करेंगे हम, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई, तो कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा x अपॉन प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया u एक्स वाई का फंक्शन और ये हो गया v एक्स वाई का फंक्शन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन को तोड़ सकते हैं। मेन चीज़ है, अब हमें लिमिट निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, u और v की लिमिट निकाल लेंगे। तो एफ जेड की लिमिट क्या बन जाएगी, u प्लस आई वी, यहाँ u की लिमिट रख देंगे, यहाँ v की लिमिट रख देंगे। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो u और v की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, अगर u और v दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो एफ भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी देखना बहुत आसान है, कॉन्टिन्यूटी देखना बहुत आसान है। अगर u और v दोनों कॉन्टीन्यूस हैं तो वो भी क्या बनेगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, और डिफरेंशिएबिलिटी से नया टर्म बनेगा हमारे पास एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता से हमारे पास मिलता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।